अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? तो आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर पर 11th क्लास के द मेजरमेंट्स। तो आज हम इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जिन्हें न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल A light year a light year is the distance light travels in 1 year। मतलब एक लाइट डिस्टेंस करती है, एक ईयर में लाइट ईयर ट्रैवल करता है। हाउ मैनी मीटर्स, तो उसमें कितने मीटर्स होंगे, एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होंगे। तो हमारे पास स्पीड भी दी गई है इनकी। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो टाइम हमारे पास टाइम होना चाहिए सबसे पहले, जो हमें यहाँ पर दिया गया है। टाइम इज़ इक्वल टू 1 ईयर, मतलब हमारे पास एक साल है जो यहाँ पर दिया गया है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द 1 ईयर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन लिखेंगे यहाँ पर हम। 365 दिन, एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों को इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एक घंटे हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, और ये है सेकेंड्स, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू 3153600 सेकेंड्स, यानी हमारे पास टाइम निकल आया है। टाइम को अब हमने राउंड ऑफ करना है। टाइम इज़ टी इज़ इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड, यानी यहाँ से हमने राउंड ऑफ किया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है 3 के बाद आएगा, और आगे हम इनके सारे डिजिट्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻7 से, जो हमारा राउंड ऑफ हुआ है। तो लाइट ईयर हमारे पास, लाइट ऑफ द स्पीड दी गई है हमारे पास, ये यहाँ पर दी गई है ब्रैकेट्स में। द स्पीड ऑफ द लाइट इन द स्पेस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने जो मालूम करना है वो डिस्टेंस मालूम करना है, यानी मीटर, डिस्टेंस मीटर में होता है। तो मीटर का डिस्टेंस का मतलब सिंबल एस, और इसका फार्मूला है एम। डिस्टेंस का फार्मूला है वी टी, जो यहाँ पर आपको शो हुआ है। एस इज़ इक्वल टू वी टी। तो वी इसका स्पीड होती है, टी टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड इसकी दी गई है, लाइट स्पीड ऑफ द लाइट इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू सी, यानी हमारे पास सी में दी गई है, क्योंकि लाइट ऑफ द ईयर है जो हमेशा सी में होता है जिसका सिंबल। तो नीचे दिया गया है सी, एस इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टी। तो सी की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। सी की वैल्यू पुट करने के बाद टी की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारे पास यहाँ पर दी गई है। ये है टी की वैल्यू और ये है सी की वैल्यू, यानी द टाइम एंड द स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर्स, क्योंकि हमने फल ये मालूम करना था मीटर में, तो हमारा आंसर मीटर में आ गया। तो हम आगे चलते हैं। ये 3.0 3.1536 को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 9.5, और 10⁻8 और 10⁻7, और इनके जो बेस हैं वो सेम्स हैं, और इनके जो पावर्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मल्टीप्लिकेशन का इसमें अमल हो रहा है, तो इनकी पावर्स जमा होंगी, ऐड होंगी, तो इसलिए 10⁻15 मीटर हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, मतलब एक साल में कितने सेकंड होते हैं। पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक किया था, वही का वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। आगे चलते हैं। इसने सारा का सारा प्रोसेस वही किया हुआ है। इसने फाइंड लिखा हुआ है कि हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड इन 1 ईयर, जो हमने पहले फाउंड करना है। और जो नैनो सेकंड इन 1 ईयर, मतलब एक ईयर में कितने नैनो सेकंड होते हैं, ये फाइंड करना है। ईयर इन 1 सेकंड, मतलब ईयर इन 1 सेकंड, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। यार इन्होंने पागल कर दिया यार हमें।
एक साल में भी सेकंड किस्म से जो सुनने वाला होगा वो तो वहीं पर ही गिर कर बेहोश हो गया होगा। खैर छोड़िए इस बात को, तो चलते हैं आगे कैलकुलेशन में। एज़ 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़, जो हमने वहीं पर प्रोसेस किया था पहले क्वेश्चन में। 24 से मल्टीप्लाई किया, 60 के मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 60 इसका मिनट्स थी, 24 इसके हॉर्स थे और 60 इसके और सेकंड्स थे। उनसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया था। और एक सेकंड में मतलब ये 10 नैनो सेकंड्स हैं। एक सेकंड में 10 नैनो सेकंड, क्योंकि नैनो सेकंड्स में हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास एक ईयर का आंसर आया था, जो एक ईयर में सेकंड्स होते हैं, उनको हमने लिख देना है यहाँ पर। लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 9 नैनो सेकंड से, क्योंकि हमने फाइंड करनी है वैल्यू नैनो सेकंड्स में। तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 NS मतलब नैनो सेकंड्स। इनकी बेसिस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन में इनकी एडिशन होगी। तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 सेकेंड। तो हमारे पास ये आया है कि ये मतलब थर्ड क्वेश्चन है सी। आप ये देख भी रहे हैं कि एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, मतलब एक सेकंड में कितने ईयर होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है इसने। एक ईयर में सेकंड्स इतने होते हैं, अगर एक सेकंड में ईयर होंगे तो वो डिवाइड होंगे, जो एक ईयर में सेकंड होंगे वो एक से डिवाइड होंगे। तो एक से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक से पहले इस 3.1536 को डिवाइड कर देंगे, जो 3.17 आ जाएगा। और फिर 10 जब ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर बढ़ जाती है। ईयर्स 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू इतना ईयर्स, ये भी फाइंड कर लिया है। पता नहीं कैसे, पता नहीं बनाने वाला कौन था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 1.3, इसका न्यूमेरिकल है द लेंथ एंड विथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विथ हमें दी गई है। तो हमारे पास लेंथ इसकी है 15.3 सेंटीमीटर्स और उसकी विथ है 12.80 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का तो फार्मूला आपको आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। सो इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे हम, लेंथ की भी विथ की भी, और टू फाइंड करेंगे हम एरिया। एरिया का इसने मार्क दे दिया है और एरिया का फार्मूला भी लिख लिया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 195.84, और क्योंकि एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको राउंड ऑफ किया है उसने, राउंड ऑफ किया है वो ऐसे राउंड ऑफ किया है कि ये हमारे पास 12.80, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं और 15.3 इनमें हमारी 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू देखने है कि उसमें के डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी कम तादाद में आते हैं। तो हमारे पास वो 15.3 है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 आ रहा है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 मतलब वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने इसका आंसर 15.3 के हिसाब से निकालना है, यानी 3 वैल्यू लिखनी है हमने। 196 3 डिजिट लिख दिया हमने और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। 1.4 न्यूमेरिकल है ऐट द फॉलोइंग मासेस गिवन इन द किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन 2.9 एंड वगैरह वगैरह। तो गिवन हमारे पास मास 1 है, ये हमारे पास मासेस हैं, वज़न हैं, जो मतलब किलोग्राम में है। मास 1 हमारे पास ये दिया गया है, मास 2 भी दिया गया है, मास 3 भी, 4 मतलब ये हमारे पास 4 मासेस दिए गए हैं। तो हमने मालूम करना है इनका ऐड दीज मासेस अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन, मतलब इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है ऐड करें।
तो हमने टोटल मास ऐड करना है, तो इन सब को जमा कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब इस आंसर को हमने राउंड ऑफ भी करना है। आंसर हमारे पास आया है 19.398 किलोग्राम। तो जैसे हमारे पास नीचे लिखा गया है एज़ इन द गिवन मासेस, मतलब जो हमारे पास जो मास दिए गए हैं, जैसे ये मास 1 है, मास 2 है, मास 3 है, मास 4 है, तो इनमें से लीस्ट प्रिजन वाले कौन से हैं, मतलब जिसके पास हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, जिसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही प्लेस हो, विच इज़ द अप्रोप्रिएट प्रिजन, जो मतलब अप्रोप्रिएट प्रिजन होगा। तो हमारे पास इस इन सब मासेस में एक ही है जो 11.8 है, क्योंकि उसमें एक ही अप्रोप्रिएट प्रिजन है, लीस्ट प्रिजन है, मतलब एक ही है, ना ही दो दो इसमें डिजिट्स हैं। सो हमारे पास मास 3 हमारे पास आ गया लीस्ट प्रिजन। तो इसके हिसाब से हमने इसके आंसर को लिखना है। मतलब आंसर हमारे पास 3 डिजिट्स में होगा। 19.44 यूँ आया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 से मोर देन है इसकी डिजिट की, मतलब डिजिट हमारे पास 5 से मोर देन है, जो अगर तो इसकी एक वैल्यू इसमें 3 में चली जाएगी तो ये 4 आ जाएगा, 19.4 kg। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया हल। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1.5 क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग द टाइम पीरियड फ्राम द, मतलब ये टाइम पीरियड का फार्मूला है जो आप देख रहे हैं। फ्राम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जिसमें हमारे पास लेंथ सिंपल पेंडुलम की दी गई है 100 सेंटीमीटर, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, मतलब 20 वाइब्रेशन में हमारे पास टाइम होता है 40.2 सेकेंड। और इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 वाइब्रेशन आ जाएगी, 1 वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। द लेंथ वाज मेजर्ड बाय द मीटर स्केल, मतलब हमारे पास जो मीटर स्केल होता है तो उससे लेंथ हमारी फाइंड होगी 1 मिलीमीटर, और स्टॉप वाच से हमारी जो फाइंड होगी वैल्यू वो होगी 0.1 सेकेंड। तो हमारे पास गिवन डेटा है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटी मतलब -10 होता है, मतलब -100 होता है सेंटी का। तो ये हमारे पास मतलब 1, मतलब ये हमारे पास -2 होगा, सेंटी का -10 पावर -2 होता है, और ये हमारे पास 100 दिया गया है, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 -2। और क्योंकि इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो यहाँ पर ये इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 -2। 1 को यहीं रहने देंगे क्योंकि बेसिस सेम है, ऊपर पावर्स इसकी प्लस में होंगी, ऐड होंगी। तो ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब एक ही आ गया। तो हमारे पास ये 1 मीटर दिया गया है। टाइम पीरियड हमारे पास है टी इज़ इक्वल टू टाइम ओवर 20, मतलब जो हमारे पास टाइम दिया गया था 40.2 सेकेंड्स, उसको डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बताया था, 2.01 सेकेंड आ गया। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड, जो मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट था तो 1 मिलीमीटर था, जो हमने मतलब ये मीटर रॉड आपको बताता चलूँ, ये जो स्टॉप वॉच है ना वही 0.1 सेकेंड, यानी मतलब जो हमारे पास इसकी 1 मिलीमीटर थी तो इसकी हमारे पास आ गया 0.001 मीटर। हमने पहले तो इसका निकाल लिया था मीटर रॉड हमारे पास, मतलब मीटर रॉड की हमारे पास वैल्यू होती है अपनी जो 1 मिलीमीटर होती है, जो 1 मिलीमीटर होता है 0.001 मीटर। लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज इक्वल टू 0.1, जो हमारे पास ये हमने निकाला था, ये इसका ये है, ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास फाइंड करना है। कैलकुलेशन की स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। दोनों तरफ स्क्वायर बोर्ड साइड करेंगे, मतलब लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोर्ड साइड वी गेट, जो हमें मिलेगा टी का स्क्वायर आ गया 4, 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो पाई का स्क्वायर
तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल ओवर जी आ गया। जी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जी था, जो जी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर मतलब डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हुई है इनके फार्मूले, मतलब जो वो एक्सचेंज हुए हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी हैव जी इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2.01, मतलब इनकी वैल्यूज़ पुट की है, मतलब 4 की वैल्यू तो 4 तो वही का वैसे ही का ठहरा रह गया। पाई की वैल्यू पुट किया, पाई की होता है 3.14 और उसका स्क्वायर आ गया। लेंथ की हमने जो मालूम की थी, लेंथ ये है 1 जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी, लेंथ ओवर 2.01 जो हमने 1 वाइब्रेशन टाइम, मतलब एक वाइब्रेशन का टाइम हमने मालूम किया था, वो ये लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कर दिया उसने। तो जब इनकी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब इनको, तो हमारे पास आंसर आएगा जी का 9.76 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसमें हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक तो जी की वैल्यू और दूसरी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, मतलब लेंथ में हमारी जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी हमारे पास 0.1001 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100, जो हमारे पास आ जाएगी 0.001। ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड दिया गया है, मतलब मीटर रॉड यानी लेंथ ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट जो हमारे पास स्टॉप वॉच का दिया गया था, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस, इसका है हमारे पास लीस्ट काउंट ओवर एम वी, मतलब वाइब्रेशन है इसकी एम ओवर वी, जो हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम था तो 100 ओवर कर दिया इसलिए। तो इसकी अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजरमेंट लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशन आ गया। इसका फार्मूला इज इक्वल टू उसकी नंबर, उसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। लीस्ट काउंट की वैल्यू हमारे पास थी 0.1, और क्योंकि नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशंस थी हमारे पास 20 नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस थी, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स। तो आगे चलते हैं। इस हिसाब से परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने मालूम करनी है इन पीरियड। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टाइम पीरियड का मतलब जो 0.005 हमारे पास ये निकला, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस थी वो लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया परसेंटेज ऑफ टाइम पीरियड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर जो किया है उसने, मतलब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टी स्क्वायर था इसीलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके परसेंटेज को। हमारे पास उसकी टाइम की जो परसेंटेज निकल आई है वो है 0.05। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी जो होती है, मतलब उसकी मतलब परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन जी वो इज़ इक्वल टू होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और इज़ इक्वल मल्टी प्लस अनसर्टेनिटी इन टाइम। सॉरी, थोड़ा मतलब हिचकिचाहट हो रही थी। तो आगे आ जाते हैं हम 0.1 परसेंटेज प्लस 0.5। 0.1 यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और 0.5 यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू, इनको जमा कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। तो इन सब को मल्टीप्लाई जो करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास ये जवाब आया है, तो जो हमने जी की वैल्यू फाइंड की थी मतलब 9.76, वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, और प्लस माइनस जो हमारे पास ये आंसर आया है वो हमने लिख देना है। और जी हमारे पास होगा 9.76 प्लस माइनस, और 0.6 परसेंटेज है तो ओवर 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.76, इससे जी की वैल्यू मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर ये आएगा 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये जी की वैल्यू भी आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
वो है हमारे पास 1.6, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमेंशन मालूम करनी है। डायमेंशंस होती हैं मतलब इनकी मतलब जो मास वगैरह होता है, लेंथ होती है, टाइम होते हैं, इनमें होती है डायमेंशंस। द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला एफ, मतलब जो हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है इनकी हमने डायमेंशन मालूम करनी है। तो ऊपर इसने लिखा हुआ है फार्मूला और नीचे उसके मतलब टू फाइंड करना है। कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम। एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 मतलब ये मास है, ओवर आर ये रेडियस है। तो g इज़ इक्वल टू जी उधर चला जाएगा, f इधर आ जाएगा, तो मतलब ये इसकी रकम उलट जाएगी। इसकी जो r2 है जो ऊपर आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो f इसके साथ r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ g हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ लेंथ। लेंथ का स्क्वायर है क्योंकि ये आर स्क्वायर हमारे पास लेंथ में है, और डायमेंशंस ऑफ मास ये भी डायमेंशंस ऑफ मास है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। तो लेंथ हमारे पास स्क्वायर में दी गया तो एल के स्क्वायर लिखेंगे। मास मतलब डायमेंशन ऑफ मास m1 m2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2m लिख लेंगे, जो यहाँ पर नीचे हमारे पास स्क्वायर हो जाएंगे 2m, और ऊपर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एल स्क्वायर एल, यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर एक एल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एल क्यूब हो जाएगा। ML³ T माइनस स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है पट्टे के नीचे, तो ऊपर चली जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी। तो हमारे पास ये होगी m एक की जिसकी वैल्यू 1 है, ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो एक हमारे पास होगी नीचे वाली जो हमने अभी अभी ऊपर भेजी है, जो होगी ऊपर मतलब यहाँ पर नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में आ जाएगी। और हमारे पास है L³ T माइनस 2, L³ T माइनस 2। यहाँ पर बेसिस सेम है, ऊपर ऐड होंगी, और ऐड होते वक्त मतलब -2 है, ये 1 है, तो इसका m-1 ही आएगा, क्योंकि माइनस में मतलब माइनस की रकम बड़ी है। L³ T माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बल्कि नहीं ये थोड़ा रहता है एज SI यूनिट। वो कह रहा है इसमें SI यूनिट भी ग्रेविटेशनल का एक कांस्टेंट का SI यूनिट भी मालूम करना है। एज SI यूनिट ऑफ द फोर्स लेंथ एंड मास आर न्यूटन, मीटर एंड किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। मतलब फोर्स का न्यूटन होता है और आर का मीटर होता है, जो रेडियस हमारे पास दिया गया है। तो मास का हमारे पास किलोग्राम होता है। सो जब हमारे पास ये कहाँ गया है, ये यहाँ पर होगा न्यूटन, आर मतलब आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा हमारे पास किलोग्राम का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर होगा, कि लिख देता हूँ किलोग्राम स्क्वायर, यह है न्यूटन, ये होगा मीटर स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा, ये मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पर मीटर स्क्वायर ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो न्यूटन मीटर क्यूब, किलोग्राम स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा तो किलोग्राम इन्वर्स हो जाएगा, किलोग्राम इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया हमारे पास किलोग्राम इन्वर्स किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन्वर्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब स्क्वायर ही आता है, दो है ना, इसी वजह से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया। तो आगे चलते हैं। 1.7 showed that the expression Vf is equal to Vi plus At is dimension correct where Vi is the velocity at। मतलब इनकी भी डायमेंशन मालूम करनी है कि Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस At, क्या इनकी डायमेंशन सेम हो सकती है, क्या LH इज़ इक्वल टू RHS सेम हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द नेशन इज़ Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस At। ये है वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन होते हैं, तो यहाँ पर आ जाए। वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन होती है LT-1
और प्लस ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास एल टी माइनस स्क्वायर मतलब -2, और टाइम की तो हमारे पास टी ही होगी। तो एल टी -1 प्लस एल टी -1 क्यों? क्योंकि एक टाइम जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो बेसिस सेम है इनकी, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो इनकी -1 आ जाएगा। सो ये दोनों इक्वेशन मतलब ये दोनों मतलब डायमेंशन सेम होगी, तो इनकी प्लस हो रही हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी 2LT-1, इसका आंसर आ जाएगा RHS। ये है हमारे पास। तो VF जो हमारे पास थी, VF थी हमारे पास जो वो थी एक वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डायमेंशन होती है LT-1। तो इस 2 को हम डायमेंशंस में नहीं देखेंगे हमारे पास, क्योंकि इज़ इक्वल टू आ गया है VF के, हमारे पास इसका आंसर भी आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम चलते हैं अब 1.9 की तरफ, क्योंकि 1.8 अक्सर क्वेश्चन में नहीं आता है। तो शो डैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कांस्टेंट। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू mc², इनकी भी हमने मालूम करनी है डायमेंशंस। तो सबसे पहले ई हमारे पास पता होना चाहिए, ई एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू होती है जूल के, जूल इक्वल टू होता है वर्क के, और जिनका मतलब डायमेंशन होती है ml² T-2, ml² मतलब T-2, और mc², m हमारे पास मास है तो अकेला m आ जाएगा, c² हमारे पास स्पीड है तो स्पीड का फार्मूला LT-1 होगा, और c का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास m मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ml तो स्क्वायर वाले मल्टीप्लाई हो गए, ml² T-2, तो हमारे पास आंसर इसका इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का डायमेंशंस थी पड़ी पहले, क्योंकि ml² T-2 ये एनर्जी, वर्क, जूल तीनों की डायमेंशन है, और हमने जवाब निकाला है mc² का ml2 T-2 जो इक्वल है एनर्जी के। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा नहीं आएगा क्वेश्चन में, है आसान, इनकी भी डायमेंशन मालूम करनी है, लेकिन अक्सर 1.10 और 1.8 नहीं आते। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट्स में आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।